इसकी शुरुआत तब होती है जब सानुकी नो मियात्सुको नाम का एक बूढ़ा बांस काटने वाला व्यक्ति पहाड़ों में बांस काटते समय चमकते बांस के डंठल के अंदर एक छोटी सुंदर लड़की को देखता है। वो उसे अपनी पत्नी के पास घर ले जाता है और वे उसे अपने बच्चे की तरह पालते हैं। बच्चा, जिसका नाम उन्होंने कागुया रखा है, तेजी से बड़ा होता है और हर गुजरते दिन के साथ और अधिक सुंदर होता जाता है। उसकी असाधारण सुंदरता की खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई और कई अच्छे प्रेमी उससे शादी के लिए हाथ मांगने आए। हालांकि कागुया ने उन सभी को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि वो स्वतंत्र रहना चाहती है और सांसारिक लगाव की इच्छा नहीं रखती है। एक दिन कागुया के दत्तक पिता को बांस के डंठल के अंदर सोने और विलासिता की वस्तुओं की खोज हुई, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि कागुया एक दिव्य क्षेत्र की राजकुमारी है। वो कागुया को एक भव्य हवेली में ले जाता है, उसे सुंदर कपड़े पहनाता है और उसे कुलीनता के तरीकों की शिक्षा देता है। जैसे जैसे कागुया एक युवा महिला बनती जाती है, उसके प्रेमी और भी अधिक बढ़ते जाते हैं। वो अपने हाथ जीतने के लिए उन्हें असंभव कार्य पूरा करने के लिए कहती है, जैसे कि पौराणिक जादुई वस्तुओं को ढूंढना या असंभव लगने वाले कार्यों को पूरा करना। कोई भी सफल नहीं हो सकता और कागुया को शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक दिन 5 महान प्रेमी प्रेमिकाओं ने कागुया के पिता को उसके सम्मान में एक भव्य भोज आयोजित करने के लिए राजी किया। हालांकि कागुया को पता है कि पृथ्वी पर उसका समय समाप्त होने वाला है और वो दुखी हो जाती है। वो सम्राट को संदेश भेजती है और बेहतरीन कपड़े पहनकर और सबसे कीमती आभूषणों से सजी हुई भोज में शामिल होती है। भोज में कागुया ने घोषणा की कि वो चंद्रमा पर अपने असली घर लौट रही है। सम्राट, जिसे उससे प्यार हो गया है, उसे रोकने की सख्त कोशिश करता है। फिर भी वो बताती है कि उसे चंद्रमा पर उसके लोगों द्वारा किए गए अपराध की सजा के रूप में पृथ्वी पर भेजा गया था और पृथ्वी पर उसका समय समाप्त होना चाहिए। जाने से पहले कागुया अपने दत्तक माता पिता और सम्राट को विदाई पत्र लिखती है, जिसमें वो अपना प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करती है। वो अपने पीछे एक जादुई अमृत भी छोड़ जाती है, जिसे वो अपने दत्तक पिता को उसके चले जाने पर जलाने के लिए कहती है। कागुया पृथ्वी को पीछे छोड़ते हुए एक चमकती हुई आकाशीय गाड़ी में चंद्रमा पर लौट आता है। उसके दत्तक पिता उसके जाने से दुखी होकर निर्देशानुसार अमृत जलाते हैं। जैसे ही धुआं आसमान की ओर बढ़ता है, हर किसी के दिमाग से कागुया की यादें धुंधली होने लगती हैं, जिससे अत्यधिक दुख और लालसा पैदा होती है। राजकुमारी कागुया की कहानी प्रेम, त्याग और मानव अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति में से एक है। यह नश्वरता के पारंपरिक जापानी मूल्य को दर्शाता है और हमारे जीवन में मौजूद सुंदरता और क्षणों को संजोने का महत्व सिखाता है। राजकुमारी कागुया को कला, साहित्य और फिल्म के विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है, जिससे उनकी कहानी जीवित है और पीढ़ी दर पीढ़ी मनाई जाती है।